हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज एकेडमी में। तो आज हम आ चुके हैं कक्षा 10 का चैप्टर फर्स्ट का प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 4 लेकर के। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि दर्पण के सामने, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसके सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ बनता है। ठीक है, तो आज हम पहले बात कर लेंगे अवतल दर्पण। तो पहला हो जाएगा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी अवतल दर्पण जब होगा तो वस्तु की स्थिति पर उसका प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ बनेगा, किस पोजीशन पे वो होगा, उसे हम बारी बारी से देखते हैं। इसमें कुल मुख्य रूप से 6 स्थितियां बनती हैं। कितनी बनती हैं? 6 स्थितियों को बारी बारी से हम देखेंगे। यानी इसमें पहला स्थिति आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। क्या हो? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो भैया? अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? किसी को पता है? फोकस तल पे। कहाँ बनेगी? तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तल पर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तल पर, और उनका जो प्रकृति या आकार कहाँ होगा लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। प्रकृति एवं आकार बताइए, किसी को पता है? देखिए, वस्तु कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, तथा वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा। क्योंकि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो अनंत से जब प्रकाश किरणें आएंगी तो बहुत दूर से आएंगे, यानी वस्तु बहुत बड़ा होगा। तो अब जब फोकस बिंदु पर बनेगा या फोकस तल पे बनेगा तो एक बिंदु वस्तु के बराबर, यानी उसके अपेक्षा, वस्तु के अपेक्षा उसका प्रतिबिंब बहुत ही नगण्य यानी छोटा होगा। तो क्या लिखेंगे? वास्तविक, इसी के नीचे लिखेंगे वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? फोकस तल पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा। अब इसका हम लोग थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसे, क्या पहचान होता है? उभरे हुए तल को पालिश करते हैं तथा दबे हुए तल क्या होते हैं? परावर्तक पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है? अवतल दर्पण। अब हमेशा प्रकाश बाईं ओर से जाना चाहिए, हमेशा। किधर से? एक लाइन इसके मध्य बिंदु पर। अब यहां पर हो गया हमारा ध्रुव P। क्या हो गया? ध्रुव P। ये दूरी अनंत पर कोई एक वस्तु है। क्या है? अनंत पर कोई, यानी देखिए इससे गैप मैंने किया है ना, तो ये क्या है? अनंत पर है। ठीक है, एक प्रकाश किरण हमेशा समांतर जाएगा। कैसे जाएगा? समांतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए, फिर अब ये अनंत पर है वस्तु, तो अनंत पे बहुत बड़ा होगा ये, तो ये कहाँ से आएगा? ये जैसे अनंत से आ रहा है तो किस पे जाएगा? ध्रुव पे। किस पे जाएगा? ध्रुव पे नहीं, ध्रुव पे नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? फोकस पे। मान लीजिए यहाँ फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र, ये C है, ये F है। क्योंकि ये पहले गोला रहा होगा, इस प्रकार से गोला रहा होगा ना,
तो ये गोला रहा होगा, इसलिए इनका केंद्र वक्रता केंद्र हो गया और यहाँ पर फोकस हो गया। तो हमारा जो एक किरण है यहाँ से मान लीजिए कि कहाँ जा रहा है, फोकस बिंदु पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से गैप दिखाएंगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। और दूसरा किरण कहाँ से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा। कहाँ से जाएगा, केंद्र से। अब ये जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस होगा, देखिए। और ये क्या होगा, ये वाला जो होगा ये क्या होगा, समांतर। जब हमारा इस तिर्यक गया फोकस पर तो ये समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर वापस आ जाएगा। किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। ऐसे ये ऐसे गया है और ऐसे इसी लाइन से वापस आ गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का कटान बिंदु कहाँ, यहाँ है ना। तो देखिए फोकस के सामने बना कि नहीं बना, यानी इसी फोकस पे बन रहा है। क्या बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। ये अनंत पे बहुत बड़ा वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब है, यहाँ मान लीजिए हमारा ए बी प्रतिबिंब वस्तु था, कितना है, ए बी वस्तु है। तो इसका फिगर अब उल्टा बनेगा, बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश बोलेंगे, ठीक है ना। ए बी वस्तु है। अब इससे जो पहला प्रकाश किरण है वह फोकस बिंदु या फोकस तल से होते हुए किस पे जाता है, अवतल दर्पण पे जाता है और वहां से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, ठीक। और जो दूसरी किरण है वह हमेशा वक्रता केंद्र से जाएगी। तो जब वक्रता केंद्र पे जाता है तो इनका एंगल चेंज नहीं होता है। क्या होता है, जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये पहला किरण का जो और दूसरा किरण का जो कटान बिंदु होगा वह किसके सामने होगा, फोकस तल के, फोकस बिंदु के। तो यहीं पे इनका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तुरंत बनाइए फिगर, मिटाने वाला जी। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं। अब वस्तु कहां रहेगा भैया, अनंत पर न होकर के अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में होगा। कहां होगा, सेकंड नंबर, वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु कहां हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यानी मध्य में स्थित हो। तो पहले फिगर बना देते हैं, ठीक है। पहले फिगर हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लिख लेते हैं। अब ये अवतल दर्पण का कटा हुआ भाग है, ठीक है। सारी प्रक्रियाएं एक जैसी होंगी, बस देखिए बदलाव कहां हो रहा है। ये पी बिंदु है, ये क्या बोलते हैं, इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। यहां पर फोकस तल एफ हो जाएगा और यहाँ पर वक्रता केंद्र सी हो जाएगा, ठीक है। और इधर अनंत है। अब इनके और इनके मध्य में कोई वस्तु हम यहाँ पे रख दिए। ये वस्तु क्या हो गया, ए और बी हो गया, ठीक है ना। अब यहीं से हमारा लगातार अब समांतर किरण जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर इस तल पर हमने इस मुख्य अक्ष के तल पर वस्तु को रख दिया है। तो अब इस तल से समांतर किरणें जाएंगी। जो पहली किरण होगी वह इस तल के एकदम समांतर जाएगी, सीधे जाएगी और ये कहाँ लौटेगी, परावर्तित होकर फोकस बिंदु पर वापस लौटेगी, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा कहाँ जाएगा, दूसरा वक्रता केंद्र पर जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर जा करके फिर इसी रास्ते से वापस लौट आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इन दोनों का कटान बिंदु कहाँ, यहाँ है ना। तो फिगर हमारा यहीं पे बन जाएगा। तो कैसा बना, ए ऊपर है बी नीचे, तो ए डैश नीचे बी डैश ऊपर, ठीक है। आप मिरर का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, एम डैश या M1 M2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले में भी लिख लेंगे, ठीक है। अब इनमें जो हमारी स्थितियां होंगी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति होगी, वो कहां बन रही है, प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, पहचानिए, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस तल के बीच बन रही है। कहां बन रही है, तो लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं,
प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र तथा फोकस तल या फोकस बिंदु के बीच, ठीक है। उसके बाद आकार क्या लिखेंगे, आकार वस्तु से छोटा, आकार में क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसी है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक है ना, वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा तीनों चीज को। प्रतिबिंब वक्रता तथा फोकस तल के बीच बनेगा और आकार में वस्तु से छोटा बनेगा और प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। देखिए तीसरी स्थिति देख लेते हैं। अब धीरे धीरे वस्तु क्या होगा, इधर दर्पण के करीब आएगा। अब तीसरी स्थिति में वस्तु इनके बीच ना होकर के इसी वक्रता केंद्र पर होगा। कहां होगा वस्तु, वक्रता केंद्र पर, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर बनाइएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। पहले इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो यहां पर P ध्रुव बन जाएगा। दर्पण का मध्य भाग क्या होता है, ध्रुव P होता है। यहां पे हमारा फोकस तल बन जाएगा F, और यहां पे मान लेते हैं कि क्या है, C है, क्या है, C है, ठीक है। जो थोड़ा साइड में लिखेंगे इसको, ठीक है। अब हम वस्तु को कहां रख रहे हैं, इसी वक्रता केंद्र C पर रख रहे हैं। कोई वस्तु हमने रख दिया A और B रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से ध्यान से, एक प्रकाश किरण समांतर चलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये परावर्तित होकर कहां पर आएगा, फोकस पर, ठीक है, फोकस F पर। आप बिल्कुल सीधा बनाइएगा, ठीक है। ये ऐसे गया और ऐसे रिटर्न होकर आ गया। और दूसरा कहां से जाएगा, दूसरा हमारा जाएगा इसी फोकस से ही जाएगा। कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। अब जब ये फोकस से जाएगा, जैसे पहले वाले में फोकस से गया था तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटा था ना, तो ये भी फोकस से जाएगा तो कहां लौटेगा, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो होगा, ये कहां पर कटेगा, इसी वक्रता केंद्र के सामने नीचे ही कटेगा, ठीक है। देखिए इनकी बराबर आकृति भी होगी ना, ये वास्तविक होगा, वस्तु के आकार के समान होगा और उल्टा होगा, ठीक है ना। और कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सब, यहाँ से यम डैश लिख लेंगे, ठीक है। और इनका जो ये प्रतिबिंब बनेगा, ये क्या बनेगा, A डैश B डैश, ठीक है, नाम नहीं भूलेंगे इसका। अब इधर लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनी, प्रतिबिंब कहां बना है, वक्रता केंद्र पर। कहां बना है, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। और आकार क्या लिखेंगे, आकार में क्या लिखेंगे, वस्तु के बराबर, क्या लिखेंगे, वस्तु के बराबर। और इनका प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा भैया, वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, ठीक है। अब चौथी स्थिति देखेंगे। अब वस्तु कहां पर होगा, धीरे धीरे दर्पण की ओर बढ़ेगा, यानी वक्रता केंद्र C तथा फोकस तल या फोकस बिंदु F के बीच में होगा, चौथा स्थिति।
देखते हैं कितना आता है आपको। चौथा स्थिति हो जाएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F के बीच हो। ठीक है, फिगर पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ध्रुव P हो जाएगा, यम डैश दर्पण हो जाएगा, और यहाँ पे फोकस F और वक्रता केंद्र C हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब वस्तु को इन दोनों के बीच में रखना है। कहाँ रखना है? बीच में रखना है। वस्तु हमारा A और B हो गया। अब इस वस्तु से जो पहली किरण जाएगी ऊपर वाले सिरे से, वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो यह कहाँ पे रिटर्न होगी? कहाँ पे लौटेगी? फोकस पे। कहाँ पे लौटेगी? फोकस पे लौटेगी। ठीक है ना? टेढ़ा हो गया, आप लोग बिल्कुल सीधा बनाइएगा। और दूसरा जो हमारा है वह कहाँ से जाएगा किरण? दूसरा किरण भी कहाँ से जाएगा? फोकस से ही जाएगा। जब ये फोकस से जाएगा तो अब ये मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगा। ठीक है ना? दूसरा भी हमारा फोकस से जाएगा और ये मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगा। ठीक है ना जी? आप लोग सीधा बिल्कुल बनाइएगा। तो देखिए इनका कटान बिंदु कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है ना, यानी वक्रता केंद्र के बाद। तो अब जितना ये वस्तु इधर खिसकता जा रहा है दर्पण की ओर, उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जा रहा है। ठीक है ना? और धीरे धीरे क्या हो रहा है? आकृति में वृद्धि हो रही। देखिए वस्तु इतना बड़ा था, इनका आकृति कितना बड़ा हो गया? वस्तु से बड़ा हो गया ना। अब यहाँ ए बी था, यहाँ रहेगा ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा लिख लेते हैं इनके प्रतिबिंब को, आकार को और इनकी प्रकृति को। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगी? अब देखिए वक्रता केंद्र और इधर क्या होगा? अनंत होगा। तो लिखेंगे अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच आकार कैसा होगा? आकार क्या होगा? वस्तु से बड़ा। और प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति इनका वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला नंबर देखते हैं। शांत रहो जी। अगला 5वां नंबर क्या हो जाएगा? 5वां स्थिति क्या हो जाएगा? अब वस्तु कहां पर होगा? फोकस तल पे होगा। अभी दोनों के बीच था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच था। अब वस्तु कहां हो जाएगा? फोकस पर होगा। लिखेंगे जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो। जब वस्तु कहां पर हो? फोकस बिंदु पर स्थित हो। तब फिगर देख लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। कौन सा? यम डैश।
ठीक है। यहाँ पे P ध्रुव देख लेते हैं। यहाँ पे ध्रुव हो गया P। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, फोकस तल F है। क्या है, F है। वहाँ यहाँ पे क्या है, C वक्रता केंद्र है। तो वस्तु कहाँ पर स्थित है, फोकस पे ही। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा दूर बना देते हैं क्योंकि हमें दिखाना भी तो है। यहाँ F बना लेते हैं हम, यहाँ पे कहीं C बना लेते हैं। ठीक है, तो वस्तु हम इसी फोकस तल पे स्थिर करते हैं। ये F फोकस बिंदु है, ये हमारा A और B नाम का कोई फिगर है कोई वस्तु है। अब ये प्रकाश किरणें कहाँ से चलेंगी, समांतर चलेंगी। पहली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, समांतर जाएगी ना, और ये जाएगी तो कहाँ लौटेगी, फोकस पे ही लौटेगी ना। कहाँ लौटेगी, समांतर जो जाएगा हमेशा। पहला किरण अगर समांतर जा रहा तो फोकस पे लौटेगा, अगर फोकस से जा रहा तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगा। याद रखिएगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो वह कहाँ वापस होगा, फोकस पे वापस होगा। ठीक है, और यदि फोकस पर से जा रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट आएगा। ठीक है, ये हमारा स्थिति हो गया। और जो दूसरा किरण जाएगा, अब ये किरण जा रहा है कहाँ से, फोकस के अंदर से ही जाएगा। तो अब ये फोकस पे नहीं जा पा रहा है। ठीक है ना, तो दूसरा किरण अब हमारा वक्रता केंद्र पर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऐसा मान लेते हैं कि ये यहाँ से ऐसे गए और यहाँ से फिर रिटर्न कहाँ पे आए, वक्रता केंद्र C पर। C को और इधर बनाना होगा हम लोग को। ठीक है, सीधा आप लोग बनाइएगा, थोड़ा हमारा तिरछे बन जा रहा है। ये यहाँ से गए हैं और इसी वक्रता केंद्र C पर लौट आए हैं। मतलब ये थोड़ा जितना दूरी जाता है उतना फैलता जाएगा। ठीक है ना, जितना दूर जाएगा उतना ही क्या होगा, फैलता जाएगा। तो इसकी वस्तु की स्थिति कहाँ बनेगी, अनंत पे। कहाँ बनेगी, देखिए कहीं मिलेगा ये, तो वस्तु कोई इधर ऐसे बनेगा ना, तो इसे कहेंगे वस्तु की स्थिति कहाँ बन रही है, A डैश B डैश अनंत पर बन रही है। ठीक है, हमारा जो पहला किरण है इस वस्तु से वह मुख्य अक्ष के समांतर गया। बंद करो जी, खिड़की खोल। देखिए जो वस्तु से पहला किरण गया है वह मुख्य अक्ष के समांतर गया। मुख्य अक्ष समझ रहे हैं ना, ये जो लाइन हमने खींचा है मध्य भाग में, जिसपे P ध्रुव है, जिसपे F बिंदु है, जिसपे C वक्रता केंद्र है, ये क्या है, लाइन मुख्य अक्ष है। मैंने परिभाषा में लिखा रखा। तो मुख्य अक्ष से गया तो कहाँ लौटेगा, ये फोकस तल पे या फोकस बिंदु पे लौटा है। दूसरा जो किरण जाएगा, अब दूसरा किरण इधर कहीं जा नहीं सकता इसके अंदर, तो वह कहाँ जाना चाहेगा, वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर ये जा सकता है, वक्रता केंद्र पर ये जा सकता है। वक्रता केंद्र पे जाएगा तो फिर वापस उसी रास्ते से वक्रता केंद्र C पर लौटेगा। ठीक है ना, वक्रता केंद्र पे ही लौटेगा ये। तो जब ये लौटेगा तो इनमें जितना दूरी होता जाएगा उतना ही इनमें फासला होता जाएगा, ये दोनों किरणें फैलती जाएंगी। तो अब इनका प्रतिबिंब कहेंगे अनंत पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, अनंत पे। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। ठीक है ना, जैसे वस्तु जब अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था, जब वस्तु फोकस पे तो प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है। आकार कैसा है, आकार वस्तु से बहुत बड़ा है। क्या है, बहुत बड़ा। और प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है बताइए, अभी भी वास्तविक ही ना है और उल्टा है। क्या है, वास्तविक एवं उल्टा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब अगला एक लास्ट स्थिति इसका है, छठा नंबर, कि जब ये वस्तु कहाँ हो, वस्तु एकदम दर्पण के करीब हो। कहाँ हो, अब दर्पण और फोकस के भी बीच में, या कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव P के बहुत ही पास हो। छठा नंबर जैसे कह सकते हैं, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के
बीच में हो, क्या हो, ध्रुव के बीच हो। ठीक है जी। तो अब इसका देखिए आकृति देख लेते हैं पहले, फिगर। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, एम डैश नाम का है, और यहां से हम कह रहे हैं कि ये P ध्रुव है। ठीक है, इनका मध्य भाग जो है P ध्रुव है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा फोकस F हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कहाँ रख रहे हैं वस्तु, वस्तु को बहुत ही इनके बीच में या तो इनके बहुत ही करीब रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये हमने वस्तु को रख दिया, इनके एकदम करीब रख दिया है। तो अब जो पहला किरण होगा वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो वो कहाँ रिटर्न होगा, फोकस बिंदु पर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो वो कहाँ पर रिटर्न होकर आएगा, फोकस बिंदु पे आएगा, पहला वाला किरण जो है। ठीक है जी। और जो दूसरा किरण है वह कहाँ पर आएगा, वह कहाँ पर, वह आना चाहेगा वक्रता केंद्र C पर, वक्रता केंद्र C पर आना चाहेगा। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे गया और ऐसे रिटर्न होकर के ये आ गया। अब ये आगे नहीं मिल रहा है, आगे बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इनको हम आभासी यानी दर्पण के उस पार, अब दर्पण के उस पार तो किरण नहीं जा पाएगा, लेकिन हम ऐसा कल्पना करते हैं कि इन्हें उस पार ले जाकर के क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचते हैं। ठीक है ना जी, आप लोग सीधा बनाइएगा। अब यहाँ पर वस्तु क्या रखा गया था, ए बी, तो इनका ए डैश बी डैश। अब देखिए इसमें कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको, क्या परिवर्तन है, क्योंकि यह अब दर्पण के दूसरी ओर वस्तु का प्रतिबिंब बना है। दर्पण के एक ही ओर पहले बन रहा था, अब दूसरी ओर यानी आभासी। अब मैंने कहा था ना डॉट डॉट लाइन से मिलेगा तो क्या बनेगा, आभासी, और उल्टा के बजाय अब क्या बन रहा है, सीधा। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति में वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, दर्पण के दूसरी ओर या दर्पण के पीछे। क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे। अब कितनी दूरी पे ये फिक्स नहीं है, तो बस यही शब्द लिख देंगे, दर्पण के पीछे। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा। केवल बड़ा क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह मिल जा रहा है, इनका कटान बिंदु मिल जा रहा है जहां पर स्थिति बन रही है इनकी। और फिर प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आभासी एवं सीधा हो जाएगा, आभासी एवं सीधा हो जाएगा। ठीक है जी। हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। जैसे हमने अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का 6 स्थिति देख लिया 6 नंबर में। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। लिखिएगा, अवतल दर्पण के उपयोग। कहाँ और किन वस्तुओं में या किन कार्यों में इस अवतल दर्पण का उपयोग होता है उसको हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। नंबरिंग करके लिखेंगे। इसमें पहला नंबर लिखेगा, अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने, क्या बनाने में भैया, दाढ़ी, इसको क्या बोलते हैं, शेविंग, क्या बोलते हैं, बनाने में, दाढ़ी बनाने में
करते हैं। और कौन सा वो अवतल होता है? बड़ी फोकस दूरी वाला होता है, या कह सकते हैं बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने, या कहीं कहीं लिखा होता है हजामत बनाने। क्या बोलते हैं? हजामत उर्दू भाषा है, कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा हजामत बनाने या दाढ़ी बनाने या शेविंग करने में। अच्छा, क्यों शेविंग करने में क्यों होता है? ये थोड़ा सा जो हम दर्पण रोज समतल दर्पण में चेहरा अपना देखते हैं तो वो समतल दर्पण होता है। तो जब दाढ़ी बनाते हैं या दाढ़ी आप जाएंगे कहीं बनवाने सैलून में, तो आप देखेंगे वहाँ पे जो मिरर लगा होता है, जो शीशा लगा होता है, वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना? क्योंकि जब दाढ़ी को हम बनाते तो महीन महीन जो बाल होते हैं वह अधिक प्रकाश, अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है, तो वह फैला करके उनके बीच जो गैप है उनको बढ़ा देता है, तो वह जो छोटे छोटे रंध्र वाले बाल हैं वो बड़े बड़े दिखते हैं। तो वह बनाने वाला जो होता है, नाई जो होता है, वह अच्छे ढंग से उसको क्लीन करता है। या हम स्वयं अपने हाथों से बना रहे हैं तो हमें उस प्रकार का हमें दर्पण लेना होता है। ठीक है ना? दूसरा नंबर लिखेंगे, ये जो दर्पण हजामत के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए होता है, यह बड़े फोकस दूरी तथा बड़ा द्वारक वाला होता है। ठीक है? दूसरा नंबर लिखिएगा, छोटे फोकस दूरी या कम फोकस दूरी कहेंगे, छोटे फोकस दूरी के अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर आँख, नाक, कान तथा गला का निरीक्षण करते हैं। आँख, नाक, कान तथा गला का निरीक्षण डॉक्टर साहब किस दर्पण से करते हैं भैया? अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण पर प्रकाश लाइट जलाते हैं और अवतल दर्पण से प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होकर के फिर हमारा अगर जैसे दांत खराब हो गया मुंह में, तो दांत खराब हो गया, अगर दांत भी लिख सकते हैं, आँख, नाक, कान, दांत, यहाँ लिख लीजिएगा दांत भी इंपॉर्टेंट है, दांत तथा गला। ठीक है ना? यानी अगर कहीं दांत में अक्सर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाता है। जैसे वो खाती चॉकलेट खाती है ना, तो दांत खराब हो जाएगा उसका, तो डॉक्टर साहब कह जाएगी, मार रोएगी, चिल्लाएगी, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? अब डायरेक्ट लाइट कब तक पकड़े रहेंगे? लाइट तो पकड़े नहीं रहेंगे हाथों से तो भाई इलाज करना है। तो वह एक प्लेट लगा होता है। कैसा प्लेट होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है ना? उस पे प्रकाश को जलाते हैं तो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर उसकी दिशा मुंह में लगा देते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन जो है मुंह में जाए। तो अब मुंह में पूरा लाइट हो जाएगा, पूरा रोशनी हो जाएगा, अच्छे ढंग से दिखाई देगा, तो फिर जहां पर भी दिक्कत होगा सब चेक करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया? ठीक। अगला नंबर है, थर्ड नंबर है, लिखे सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने, लिखिए क्या लिखेंगे? करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला और लास्ट नंबर क्या होगा?
लिखेंगे स्टीमरों, मोटर कार, रेलगाड़ियों तथा सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का, क्या लिख दिए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें सर्च लाइट, हम यहाँ बना के दिखा सकते हैं आपको। जैसे हम लोग अक्सर देख रहे हैं जो इमरजेंसी लाइट हमारा होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। टार्च, आप लोग जब मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में ऐसा ही टार्च हमें मिलता है, इमरजेंसी लाइट जो होता है। तो ये जो इतना गोली कटोरे की तरह भाग दिख रहा है ना, इसके अंदर एक यहाँ पे टार्च यानी बत्ती लगी होती है जो जलती है। तो ये जलने के साथ साथ पहले एकदम देखिए सीधा लाइटों को प्रकाशित करता है। यहाँ से प्रकाश एकदम सीधा जाएगा, लेकिन कुछ प्रकाश क्या होते हैं, इनके तल पर क्या होते हैं, फैलते हैं। इनके तल पर फैलते हैं, तो वह फैल करके अब इनको और ज़्यादा फैलाते हैं। क्योंकि हमें जो सर्च लाइट होता है, अगर हम रात्रि में कहीं अंधेरे में जा रहे हैं तो हमें पैर के पास भी देखना होता है और थोड़ा दूरी पर भी देखना होता है। तो इसमें दोनों तरह से क्या होता है, कॉम्बिनेशन बनाया गया होता है कि कुछ प्रकाश जो ऐसे सीधे जाएगा जो कि एकदम डार्क दिखेगा, जो कि एकदम, क्योंकि इसको दूर तक जाना है तो ये तेज रहेगा। और कुछ प्रकाश क्या होंगे, इधर के रिफ्लेक्शन से इधर ऐसे फैल जाएगा, इधर के रिफ्लेक्शन से कुछ इधर फैल जाएगा। तो ये थोड़ा कम दूरी तक होते हैं। क्या होते हैं, थोड़े कम दूरी तक होते हैं। बात समझ में आ गया। तो इसमें भी इसका प्रयोग होता है। आप टार्च लेंगे, देखेंगे, अगर जलाएंगे तो उसमें दो प्रकार के रे यानी किरणें दिखेंगे उसमें। एक जो होगा एकदम सीधा एकदम डार्क तेज लाइट देगा, बहुत दूर तक जाता है वो, और एक थोड़ा हल्का धीमा होगा जो पास ही में फैल के दिखता है, ठीक है ना। तो जो फैलता है वह इस परावर्तक पृष्ठ से होकर के जाता है, और जो सीधे निकल गया वो क्या है, वही यहाँ पर एक समतल या कह सकते हैं कि अवतल समतल करके होता है, यहाँ पर लेंस लगा होता है, और उससे प्रकाश क्या होता है, अपवर्तित होकर बाहर एकदम सीधे जाता है, जो कि लंबी दूरी को देखने में सहायक है, ठीक है ना। और इसी तरह से लेजर लाइटों में भी होता है। लेजर लाइट में भैया अपवर्तक तल नहीं है, परावर्तक तल नहीं होते हैं, केवल अपवर्तक होते हैं जो कि एकदम सीधे बाहर निकले ना, उनको रोकने का काम नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया इतना, चलिए ठीक है। इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और हमने बताया था अभी कि उत्तल दर्पण में मुख्य रूप से केवल दो स्थितियां बनेंगी। एक स्थिति जब वस्तु अनंत पर होगी, और दूसरी वस्तु क्या होगी, अनंत तथा ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख देंगे, एक ही घटना बनेगा, एक ही स्थिति बनेगी, ठीक है ना। ठीक है, उसको हेडिंग बनाइएगा, लिखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लिखेंगे इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर।
उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है जी। इसमें कितनी स्थितियां बनेंगी? 2 स्थिति। पहली स्थिति कहां होगी? पहला लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। पहले इसका फिगर देख लेते हैं, इधर बना देते हैं। अच्छा, हमने कहा था कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे तभी तो प्रकाश बाईं ओर जाएगा, बाईं ओर से ही। तो दर्पण हमारा उत्तल बनाना है, तो उत्तल के लिए हमें पता है कि उभरा हुआ पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक, तथा दबा या धंसा हुआ पृष्ठ क्या होता है? पालिश होता है। तो हम इस प्रकार से बनाएंगे, ये दबा हुआ भाग क्या रहेगा? पालिश रहेगा। ठीक है ना। अब यहां से मध्य एक लाइन खींच देते हैं, ये ध्रुव पी आपका हो गया। क्या हो गया? ठीक है। और ये यम डैश मिरर का नाम दे दिए। अब हम कह रहे हैं कि एक अनंत पर एक वस्तु हमारा क्या है? क्या है? ए बी है। क्या नाम है इसका? ए बी है। ठीक है। तो अनंत से प्रकाश किरणें इस पे पड़ेंगी, किस पे? उत्तल दर्पण पे। तो मान लेते हैं कि अनंत से वस्तुएं हैं, अब बहुत दूर है ये, तो अनंत से मान लेते हैं कि ये ऐसे आया, ऐसे आया। तो ये इनका आधार देखिए इधर की ओर गया है, तो ये ऐसे चली जाएंगी, ये लगभग करके ऐसे फैलती जाएंगी ना। क्या होंगी? फैलती जाएंगी। अब इनको आगे तो नहीं मिलेंगी, ये क्या होंगी? आगे नहीं मिलेंगी। यहां से एक जगह से दोनों आए इस पे, तो ये आगे से नहीं मिल रही हैं, आगे फैलती हुई ही जा रही हैं। तो इनको क्या करेंगे हम लोग? पीछे पीछे क्या करेंगे? डॉट डॉट मिलाएंगे। ठीक है। पीछे क्या करेंगे? डॉट डॉट करके मिलाएंगे। पीछे हम लोग अपना सीधा लाइन आप बनाएंगे। ठीक है। ये हमारा एफ कहां पर मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगी? फोकस बिंदु पर मिलेंगी। ठीक है। तो यहां पर भी क्या बनेगा हमारा? एकदम एक बिंदु वस्तु बनेगा। अब मैंने ये डॉट डॉट लाइन दिया है। कैसा लाइन दिया है? डॉटेड लाइन दिया है ना। तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है? आभासी है। क्या है? प्रतिबिंब आभासी है। ठीक। और यहां कहीं इधर, अब देखिए गोला इधर की ओर बना है ऐसे, तो यहां पर केंद्र सेंटर इधर मान लेते हैं। तो फोकस दूरी, ये फोकस बिंदु यहां हो गया। ठीक है। तो अब यहां पर हमारा देखिए हमने क्या किया? एक वस्तु को लिया अनंत पे। ठीक है। अब इससे प्रकाश किरणें चल रही हैं, इस दर्पण पे आई दोनों प्रकाश किरणें। ठीक है। अब इनका आधार क्या है? वास्तव में इधर की ओर झुका है। देखिए ऐसे झुका है, तो यहां से ऐसे झुकेगा तो इधर जाएगा, ये भी ऐसे झुका है तो इधर जाएगा। लेकिन जैसे ये फैल रही हैं आगे बढ़ते हुए, वैसे ये भी आगे बढ़ते हुए फैलेंगी। ठीक है ना। तो अब इनको हम क्या करेंगे? ऐसा कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये पीछे की ओर मिलती प्रतीत होंगी ऐसा, तो इनको पीछे मिलाएंगे। तो हमारा जहां मिलेंगी वहीं यानी क्या होगा? फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु पर ही ये मिलेंगी। ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा? एक बिंदु वस्तु, यानी वस्तु के अपेक्षा बहुत ही छोटा। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहां पर बना है? फोकस बिंदु पर। कहां बना है? फोकस बिंदु पर। ठीक है। यानी वस्तु जब अनंत पर है तो उत्तल दर्पण होने से या उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। ठीक है। ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, दूसरा बात, वस्तु का आकार। क्या लिख रहे थे? वस्तु का आकार कि प्रतिबिंब का आकार? प्रतिबिंब का आकार। वस्तु के प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बहुत ही छोटा। क्या होगा?
बहुत ही छोटा। और इनका प्रकृति अब बताइए आप, प्रकृति कैसा होगा। अब देखिए इसी मुख्य अक्ष वाले लाइन पर ही ये है, तो ये सीधा ही बनेगा, उल्टा तो नहीं बनेगा। और आभासी बनेगा, क्या बनेगा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा बन रहा है, आभासी तथा सीधा। चलिए थोड़ी गर्मी हो रही है, उसको बर्दाश्त करिए आप लोग, ठीक है। अब हमें भी गर्मी हो रहा है, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा मैनेज करिए। हो गया, समझ में आ गया, ठीक। अब सेकंड नंबर देख लेते हैं, दूसरी स्थिति, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हो, ठीक है, उसकी स्थिति जो है एक ही बनेगी। हो गया जी, लिख लिए ना। चलिए देखिए, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं पर हो या कहीं भी हो, ठीक है। जब वस्तु कहाँ पर हो भैया, अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं भी हो। तो इधर ही फिगर बना लेते हैं, फिर से उत्तल दर्पण हमारा वैसे ही बनेगा जैसे बना था। अब एक लाइन, ये मध्य लाइन हो जाएगी, पी ध्रुव हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, जब भी होगा वक्रता केंद्र सी इसी साइड होगा और एफ फोकस बिंदु भी इनके बीच में ही मध्य में लगभग होता है, ठीक है। अब वस्तु कहाँ पर रखेंगे, इधर क्या है, अनंत है, इधर ध्रुव है। मान लीजिए इनके बीच में, मध्य में, यहाँ पर वस्तु क्या रख रहे हैं, ए बी, क्या रख रहे हैं, ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इनसे प्रकाश किरणें चलेंगे, कैसे चलेंगे भैया। अब एक तो समांतर चलेगी प्रकाश किरण, समांतर चलेगी तो ये किधर जाएगी। अब देखिए, इनका जो दर्पण का जो आधार है वो इधर की ओर झुका है, ऐसे झुका है, तो ये प्रकाश किरणें भी थोड़ी सी ऐसे हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। फिर दूसरा जो है, पी ध्रुव से जाएंगी, कहाँ जाएंगी, पी ध्रुव से जाएंगी कि वक्रता केंद्र पर जाएंगी, वक्रता केंद्र पर जाएंगे, ठीक है ना, वक्रता केंद्र पर जाएंगी या जाती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगी, यहाँ पे जाएंगे भी और इसी पर से फिर वापस भी आएंगी, ठीक है ना, इसी पर से फिर क्या होगी, वापस भी आएगी। और इसे भी ले जाएंगे, ये कहाँ जाएगा, फिर ये कहाँ जाएगा, फोकस बिंदु पर। कहाँ आएगा ये, फोकस बिंदु पे ही आएगा। ये समझ में आ रही है बात। तो इन दोनों का जहाँ कटान बिंदु होगा वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब देखिए सीधा बन रहा है तो क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। अब थोड़ा कुछ बड़ा बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, ध्रुव पी तथा फोकस बिंदु एफ के बीच, ठीक ना। अब वस्तु को हम जितना पास लाएंगे उतना ही ये ध्रुव के पास बनता जाएगा, जितना दूर ले जाएंगे उतना ही दूर बनता जाएगा। और जब अनंत पे होगा तो अनंत का बिंदु कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पे बनेगा, उससे अब अधिक नहीं जाएगा दूर, ठीक है ना। और जब भी रहेगा इनके बीच में जब वस्तु होगा तो हमेशा इनके और इनके मध्य में ही इनका प्रतिबिंब बनेगा। और जितना इधर दूर बढ़ेगा उतना ही छोटा, जितना पास आएगा उतना ही बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत। तो इनका स्थिति लिखना होगा, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच बना है। कहाँ बना है, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच बना है। और इनका अब आकार की बात कर लेते हैं। आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है। वस्तु इतना बड़ा था, अब देखिए इतना छोटा बन रहा है, तो आकार कैसा है, वस्तु से
छोटा है। और इनकी प्रकृति कैसी बनेगी? प्रकृति कैसी बनेगी? अब डॉटेड लाइन है तो आभासी होगा और सीधा आपको दिख रहा है, आभासी तथा सीधा। किसी को कोई दिक्कत भैया इसमें? शुरू है। चलिए अब हेडिंग बनाइए। अवतल दर्पण हो गया ना जी। अब हम लोग लिखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिएगा। हेडिंग बना लीजिए, उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी क्या लिखेंगे इंग्लिश में? यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, इसमें पहला नंबर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग अक्सर देखे होंगे जो कोई भी वाहन होता है, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, उसमें आप देखेंगे जो साइड मिरर लगा होता है, यानी पीछे के वाहनों को देखने के लिए साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड एक शीशा लगा होता है ना, उसको कहते हैं साइड मिरर बोलते हैं। मिरर यानी वही दर्पण। अब हम लोग हिंदी नहीं सोचते, हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश सोचते हैं। मिरर, मिरर का मतलब क्या हुआ? दर्पण हुआ, ठीक है। तो वो कैसा होता है? उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है? जो दूर की वस्तु है उसको छोटे साइज में एकदम पास में आपके दिखाता है ना। और आप देखेंगे तो उस पर इंस्ट्रक्शन भी लिखा होता है, यानी वो समझाता है कि वो जो आपको लग रहा है कि बहुत दूर वस्तु, वो बहुत दूर नहीं है, आपके पीछवा है, बगल में है, इसलिए आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सावधान रहें, ठीक है ना। तो लिखिएगा कि वाहनों के दाएं तथा बाएं तरफ लगे दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं, जिससे किसी भारी वाहन, जिससे किसी पीछे के भारी वाहन को आसानी से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है ना। अब क्या करता है उत्तल दर्पण? क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है, यानी दूर से आने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो जो दूर की वस्तुएं होंगी, अब भारी वस्तु है तो उससे प्रकाश फैल के आती है, तो वह छोटे से मिरर में उसको क्या करता है? केंद्रित करके छोटे आकार में दिखाता है, ठीक है ना। छोटा मिरर लगा हुआ है तो थोड़ा छोटा दिखेगा आपको, थोड़ा और बड़े गाड़ियों में बड़ा मिरर लगा होता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि साइड में वो एकदम बॉडी, जो गाड़ी का बॉडी होता है, जो उसका ढांचा होता है, बनावट, उसके बाहर लगाना होता है उसको, ठीक है ना। अब तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं या बहुत महंगी जो कार होंगी उसमें रोबोटिक होता है, मतलब वो मोड़ के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं उसको कि साइड में एक्सीडेंट के समय वो टकराए ना, ठीक है ना, या कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो उसको, ठीक है। यानी एकदम स्लिम जगह है, कहीं पतला जगह है, उसमें भी आसानी से जा सके, वो साइड दिक्कत ना करे। लेकिन जब कोई दूसरी पुरानी गाड़ी होगी, सवारी गाड़ी, जैसे कोई गाड़ी बस वस देख ले हम लोग, उसमें वो व्यवस्थाएं तो नहीं है, तो उसमें क्या होता है, ये पीछे के भारी जैसे ट्रक हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, बसें हो गई, उनको आसानी से हम देख करके एक साइड अपने वाहन को कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला नंबर हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा आपका लिखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल
दर्पण का उपयोग गलियों तथा बाजारों में खंभे में लगे लैंपों में होता है जिससे कुछ थोड़े से क्षेत्र को ज़्यादा प्रकाशित किया जा सके। ठीक है ना। अब जैसे खंभे में जो लैंप यानी जो बत्तियां ऊपर लगी होती हैं वो क्या होते हैं, सड़कों पे अब गाड़ियों को आने जाने में अंधेरा ना लगे इसलिए वहां पे, या गली में बहुत अंधेरा है तो वहां पे लग जाता है कि कोई दिक्कत ना हो आने जाने में। और जो वहां का क्षेत्र होता है खंभे के आसपास का, वहां अधिक लाइट यानी ज़्यादा प्रकाश करता है ताकि वहां पर कोई दिक्कत न होने पाए। ठीक है ना। इसलिए हर खंभे में लैंप लाइट लगा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। यही दो रहेगा। ठीक है, इसका मेन उपयोग यही दोनों जगह पे होता है, और भी बहुत सारे उपयोग है, यही दो मेन है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के जो चिन्ह परिपाटी नियम है। अब इनको जब हम लोग पढ़ लेंगे तो जिन पे सवाल आते हैं, जो इन पे दर्पण के सूत्र का उपयोग होता है, सवाल अंकित प्रश्न आते हैं, उनको हल करने में आसानी होगी। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां सरस्वती।